Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, as we have been studying Shimas Hine's poems, and we have studied his two poems so far. Now, in this lecture, we'll study the third poem, and the poem's title is Personal Helicon. Uh, First of all, introduction of the poem must be discussed. This poem, Personal Helicon, is a poem by Shimas Hine that expresses the influence of nature and childhood. And it seems that poet has used this poem as the medium to revisit and to relive his childhood. This poem is dedicated to Michael Longley, who was also a poet. Uh, Now we'll discuss, before discussing the poem, we'll discuss the structure of the poem. This poem consists of five stanzas, and each stanza consists of four lines. It means that क्वाट्रेन फॉर्म में है ये, और चार लाइन्स हैं हर स्टैंजा में. बट वी विल फाइंड नो रेगुलर मीटर इन दिस पोएम. विल फाइंड राइम्ड लाइन्स एज वेल एज अनराइम्ड लाइन्स ऑल्सो, बिकॉज इसके इरेगुलर मीटर की वजह ये भी हो सकती है. I think this irregular meter is not unintentional, but it is intentional. क्योंकि childhood memories जो होती हैं, this poem is actually about childhood memories, and childhood memories जो होती हैं उसमें कोई order नहीं होता, disordered होती हैं. और memories तो always किसी order में नहीं होती हैं. तो well managed कुछ भी नहीं होता childhood में. इस वजह से हम कह सकते हैं कि पोएम का मीटर जो है इसमें जो है वो कोई भी रेगुलर मीटर यूज़ नहीं हुआ है. वेरिएशंस हैं मीटर में. तो उसके बाद हम लोग इसके टाइटल की बात करते हैं स्टूडेंट्स. If we talk about the title significance, तो an allusion has been used in this title. allusion कैसे कि हेलिकॉन जो है ये ग्रीक माइथोलॉजी में एक माउंटेन है जो कि एंड दिस माउंटेन वाज कंसिडर्ड एज पोइटिक इंस्पिरेशन. तो यहाँ पे पोइटिक इंस्पिरेशन जो है वो पोइट को अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज से मिल रही है. तो इसको वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को वो हेलिकॉन चाइल्डहुड मेमोरीज के लिए हेलिकॉन का जो है वो मेटाफर समझ लें कि आप यूज़ कर रहा है. तो एज द चाइल्डहुड मेमोरीज आर द इंस्पिरेशन फॉर द पोइट फॉर हिज पोइट्री, सो ही टाइटल्ड दिस पोएम एज पर्सनल हेलिकॉन. ठीक है, क्योंकि पोइट के लिए उसकी मेमोरीज़ जो हैं वो माउंट हेलिकॉन, यानी कि वो हेलिकॉन का जो पहाड़ है वो उसका काम कर रही हैं. तो ये पोइट को इंस्पिरेशन मिलती है अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ से पोइट्री लिखने के लिए. इस वजह से हम कह सकते हैं कि उसने ये जो पोएम का टाइटल है वो पर्सनल हेलिकॉन रखा है. Now come to the poem. First stanza, look at the first stanza of the poem. As a child, they could not keep me from bells. यहाँ पे लफ्ज़ दे यूज़ किया है. पोइट ने ये लफ्ज़ दे जो यूज़ किया है, इट इज़ यूज्ड फॉर अडल्ट्स, यानी कि जो बड़े हैं, मेरे बड़े हैं, वो बचपन में मुझे कुओं से दूर नहीं रख सकते थे. एंड ओल्ड पम्प्स एंड बकेट्स एंड विंडलेसेस, और ना ही वो मुझे दूर रख सकते थे ओल्ड पुराने पंप से, बाल्टियों से, विंडलेसेस वो रस्सियाँ जिनसे वो बाल्टियाँ बांधी जाती हैं और उनको कुआं में लटकाया जाता है, उनको विंडलेसेस कहते हैं. तो पोइट कहता है कि बचपन में मेरे बड़े जो हैं वो मुझे कुओं से दूर नहीं रख सकते थे, बाल्टियों से, ओल्ड पंप से और विंडलेसेस से दूर नहीं रख सकते थे. आई लव्ड द डार्क ड्रॉप्स, द ट्रैप्ड स्काई, द स्मेल ऑफ वाटर वीड्स, फंगस एंड डैंक मॉस. अब ये देखें कि यहाँ पे पोइट ने अ, कुछ चीज़ों का ज़िक्र किया है जिनसे वो मोहब्बत करता था. वो कहता है कि आई लव्ड द डार्क ड्रॉप, मुझे स्याह कतरों से मोहब्बत थी. द ट्रैप्ड स्काई से. अब ट्रैप्ड स्काई और स्याह कतरे ये क्या हैं? जब पानी कुएं के अंदर काफ़ी अंधेरा होता है तो वो पानी जो है वो
डार्क ड्रॉप्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है, स्याह फॉर्म में सामने आता है। और लेकिन वो कहता है कि ये जो है वो अगरचे कुआँ में अंधेरा तो होता था, और इसमें जो डार्क ड्रॉप्स थे, उसमें भी इस अंधेरे के बावजूद आसमान का जो रिफ्लेक्शन इसमें नज़र आता था, तो ऐसा लगता था कि आसमान कुएँ में ट्रैप हो गया है, यानी कि कैद हो गया है। तो यहाँ पे ट्रैप्ड स्काई जो है वो इसलिए लफ्ज़ यूज़ किया है उसने। कहता है आई लव द डार्क ड्रॉप्स, द ट्रैप्ड स्काई, द स्मेल ऑफ वाटर वीड्स। वाटर वीड्स वो जो पानी की वजह से जड़ी बूटियाँ उगाती हैं, उनको वाटर वीड्स उसने कहा है। और फंगस एंड डैंक मॉस, और वो जो मॉस और फंगस वगैरह जो पानी की वजह से काई सी लग जाती है कुएं में, पोइट कहता है कि मुझे इनसे मोहब्बत थी। एक्चुअली दिस स्टैंजा शोज दैट when the poet was a child, he used to spend all his time around the wells and old pumps, and he enjoyed it a lot. And it was very difficult for the elders to keep him away from all these things, because he loved these things, और वो इन चीज़ों से he loved these things as much that nobody can keep him away from all these things. तो यहाँ पे उसकी इन चीज़ों के साथ मोहब्बत जो है वो उसने शो की है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट आंसर देखते हैं। वन इन अ ब्रिक यार्ड, वन एक कुआं जो कि एक ब्रिक यार्ड में था, ईंटों के बने हुए सहन में था, विद अ रॉटेड बोर्ड टॉप, और उसके ऊपर एक गले सड़े लकड़ी के बोर्ड से वो कवर्ड था। आई सेवर्ड द रिच क्रैश व्हेन अ बकेट प्लमिटेड डाउन एट द एंड ऑफ अ रोप। जी, सेवर्ड का मतलब होता है बच्चों टेस्ट करना, और प्लमिटेड का मतलब है गिर जाना, गिरना। तो वो कहता है कि एक कुआं जो कि ईंटों के बने हुए सहन में था, और वो एक गले से सड़े लकड़ी के बोर्ड से कवर्ड था, और वो इतना डीप था कि उसके अंदर जो है ना वो रॉप के साथ जब बकेट को डाला जाता था, तो वो नीचे तक चली जाती थी। सो डीप यू सॉ नो रिफ्लेक्शन इन इट, और वो इतनी नीचे चली जाती थी कि उसमें उसकी जो है वो झलक नज़र नहीं आती थी। ठीक है। और रिच क्रैश, यहाँ पे क्रैश एक ओनोमेटोपिया यूज़ किया गया है, साउंड के थ्रू जो है वो व्यू कन्वे किया गया है कि जब वो बकेट रस्सी के साथ लटका के गिराई जाती थी उसमें, तो क्रैश की आवाज़ जो है ना पैदा होती थी। तो पोइट कहता है कि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था। दिस स्टैंजा एक्चुअली टेल्स द ऑब्सक्योर प्लेयर ऑफ चाइल्डहुड, कि बचपन में किस किस किस्म की चीज़ों से बंदा जो है ना वो इंजॉय करता है। बहुत ऑब्सक्योर किस्म की के प्लेयर होते हैं बचपन में। अ, तो उन सारे जो प्लेयर्स हैं उनमें से द पोइट एक्चुअली रिकॉल्स वन ऑफ द ओकेजन ऑफ चाइल्डहुड, कि एक दफ़ा उसने इस तरह से भी इंजॉय किया था। अब नेक्स्ट आंसर हम लोग देखते हैं। A shallow one under a dry stone ditch, fructified like any aquarium. अब एक और कुएं का जिक्र वो कर रहा है कि अ शैलो वन, शैलो क्या होता है, थोड़ा कम गहरा, ठीक है, ज़्यादा गहरा नहीं था, शैलो थे, शैलो वन, जो कि एक पत्थर की डिच के नीचे खोदा गया था, और वो ऐसे था फ्रुक्टिफाइड लाइक एन एक्वेरियम। वो एक्वेरियम के साथ उसको कंपेयर कर रहा है कि जैसे एक्वेरियम में थोड़ी थोड़ी घास और छोटे छोटे प्लांट्स लगे होते, तो इसी तरह से वो जो शैलो वेल था वो एक्वेरियम की तरह ग्रीनरी और प्लांट्स के उसमें उगे हुए थे। व्हेन यू ड्रैग्ड आउट लॉन्ग रूट्स फ्रॉम द सॉफ्ट मल्च, मल्च मीन सॉइल, जब पोइट कहता है कि जब आप इसमें से, क्योंकि वो वहाँ की मिट्टी नरम थी ना, सॉफ्ट मल्च नरम मिट्टी थी, और वहाँ से जो रूट्स हैं वो आसानी से उनको उखाड़ा जा सकता था। तो जब आप उन रूट्स को उखाड़ते थे, अ वाइट फेस हॉवर्ड ओवर द बॉटम, तो उसके उनको रूट्स को उखाड़ा जाता था, तो पानी ज़ाहिर होता था, तो पानी में एक वाइट फेस रिफ्लेक्ट होता था। ठीक है। अब ये वाइट फेस क्या है? वाइट फेस एक्चुअली पोइट का अपना चेहरा है, लेकिन यहाँ पे वो अपने चेहरे को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा।
बल्कि वाइट फेस कह रहा है। अब वाइट फेस वो क्यों कह रहा है? वो उसका अपना चेहरा भी उसके लिए रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। दिस डिस्क्रिप्शन टेल्स अस अबाउट हिज सेंस ऑफ एलिनेशन ही फील्स फ्रॉम द सोसाइटी एज अ चाइल्ड। बचपन में ही वो सोसाइटी से ख़ुद को डिटैच फ़ील करता है, एलिनेट फ़ील करता है। इतना ज़्यादा वो ख़ुद को जो है वो दूसरों से सोसाइटी से हटा हुआ फ़ील करता है कि उसका अपना चेहरा भी उसके लिए रिकॉग्नाइज़ेबल नहीं है। वो इसको अपने चेहरे के तौर पे डिस्क्राइब नहीं कर रहा, बल्कि कहता है कि जब इन रूट्स को हटाया जाता था तो पानी जो ज़ाहिर होता था उसके अंदर जो एक वाइट फ़ेस नज़र आता था। ठीक है? नेक्स्ट स्टैन्ज़ा देखते हैं। स्टैन्ज़ा नंबर 4। Other had echoes gave back your own call. अब अदर्स बाकी सारे दूसरे कुओं की बात हो रही। अदर्स हैड इकोज, दूसरे कुएं जो थे उनमें इकोज थी, यानी कि गूंज की आवाज़ें थीं। गेव बैक योर ओन कॉल, वो आपकी आवाज़ आपको वापस लौटाते थे, यानी कि जब उनमें बोला जाता था तो आपकी आवाज़ जो है वो गूंज बनकर आपकी तरफ वापस लौट आती थी। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है कि जो वेल्स हैं वो गेव बैक योर ओन कॉल, वो तुम्हारी आवाज़ें तुम्हें वापस देते थे। पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है विद अ क्लीन न्यू म्यूज़िक इन इट। अब ये जो आवाज़ें थी ये एज इट इज़ वापस नहीं आती थी, इनके अंदर एक म्यूज़िकलिटी होती थी, इसमें एक म्यूज़िक ऐड हो जाता था जो वापस आता था। एंड वन वाज केयरसम, और एक जो है वो काफ़ी डरावना भी था। फॉर देयर आउट ऑफ फॉर्न्स एंड टॉल फॉक्स ग्लव्स, क्योंकि उसमें फर्न्स में से और फॉक्स ग्लव्स में से, अब फॉक्स ग्लव्स क्या होते हैं? फर्न्स मतलब जो पौधे थे, और फॉक्स ग्लव्स एक्चुअली इट्स अ यूरेशियन प्लांट, और जिस पर पिंकिश पर्पल और वाइट कलर के फूल लगते हैं, और इन फ्लावर्स की जो शेप होती है ना वो बिल्कुल ग्लव्स फिंगर्स जैसी होती है, तो इसलिए इनको फॉक्स ग्लव्स कहते हैं। तो वो कहता है कि इन कुओं में से एक जो है वो ऐसा कुआं था जिसने मुझे डरा दिया था, एक डरावना था, क्योंकि उसमें जो फर्न्स और फॉक्स ग्लव्स थे उसमें क्या हुआ कि अ रैट स्लैप्ड अक्रॉस माय रिफ्लेक्शन, कि जब मैंने उनको उसमें देख रहा था तो क्या हुआ कि उन फर्न्स में से, फॉक्स ग्लव्स में से एक बहुत बड़ा सा चूहा एकदम से निकला और उसके जो पोइट का रिफ्लेक्शन था उसको क्रॉस करता हुआ एक स्लैपिंग साउंड क्रिएट करता हुआ दौड़ गया। तो इस वजह से पोइट जो है वो इन चीज़ों इससे एकदम से डर गया था। सो द लास्ट स्टैन्ज़ा नाउ टू लास्ट स्टैन्ज़ा हम लोग अब डिस्कस करते हैं। क्या हो गया? नाउ टू pry into roots, to finger slime, to stare big-eyed narcissus into some spring is beneath all adult dignity. I rhyme to see myself, to set the darkness echoing. Students, this last stanza shows the grown up stage. The poet is ऑल ग्रोन अप नाउ। अब ये जो है ना पोइट बड़ा हो चुका है। अब वो अब की रियलिटी की बात करता है। तो क्या कहता है कि नाउ टू प्राई इनटू रूट्स। अब इन रूट्स में, प्राई का मतलब होता है झांकना, देखना। इन रूट्स को देखना, टू फिंगर स्लाइम, इस स्लाइम में, इस कीचड़ में जो है वो उँगलियाँ डुबोना, फेरना, और टू स्टेयर, और गौर से देखना, बिग आइड नार्सिसिस इनटू सम स्प्रिंग, बड़ी-बड़ी आँखों वाले नरगिस के फूलों की तरह बहार में। ये सब कुछ जो है इज़ बीनीथ ऑल डिग्निटी, ऑल अडल्ट डिग्निटी। ये अडल्ट डिग्निटी के नीचे की बातें हैं, इसके अगेंस्ट हैं, यानी कि अब इस उम्र में ये सब करते हुए जो है वो बंदा ऑनरेबल नहीं लगता। इफ़ द पोइट विल डू सच थिंग्स एट दिस एज ही विल बी कंसिडर्ड, ही विल बी कॉल्ड इमेच्योर नाउ। तो पोइट कहता है आई राइम टू सी माई सेल्फ, इसलिए अब मैं ये सारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आई राइम टू सी माई सेल्फ, मैं पोइट्री करता हूँ, राइम्स बनाता हूँ, राइम्स लिखता हूँ खुद को देखने के लिए। टू सेट द डार्कनेस इकोइंग, इस डार्कनेस की इको सुनने के लिए। यहाँ डार्कनेस का मतलब स्टूडेंट्स पास्ट है जो गुजर चुका है, तो इस पास्ट की इकोइंग इकोइंग के लिए मैं जो है अब पोइट्री करता हूँ।
ठीक है। द लास्ट स्टैन्ज़ा स्टार्ट्स विद द वर्ड नाउ। नाउ का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अब। इट मीन्स दैट पोएट इज़ बैक टू द रियलिटी नाउ। पहले वो अपनी मेमोरीज़ में खोया हुआ है, बचपन की यादों में नॉस्टैल्जिया जो है वो हमें नज़र आता है। उसके बाद अब वो रियलिटी में ही हैज़ कम बैक टू द रियलिटी एंड अब इस पूरे स्टैन्ज़ा में एक्चुअली ही क्रिएट्स एन इमेज ऑफ नॉस्टैल्जिया। पुरानी यादों का एक इमेज बनाता है वो। जब वो रूट्स को देखा करता था, कीचड़ में उँगलियाँ फेरता था, बड़ी-बड़ी आँखों वाले नरगिस के फूल की तरह बहार को देखता था। ठीक है? वो नरगिस के फूल जिन्हें डैफ़ोडिल्स भी कहा जाता है। ये वो बातें जो शायर ने अपने बचपन में की थी, मगर अब वो इन चीज़ों को एन्जॉय नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे बचपन चाइल्डहुड अडल्टहुड का डिफ़रेंस भी बताया गया है कि चाइल्डहुड में बंदा किस तरह से एन्जॉय करता है छोटी-छोटी चीज़ों को, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है इन हिज़ ग्रोन अप स्टेज, वो उसके पास टाइम नहीं होता, नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। किसी भी चीज़ को क्या होता है कि गम रोज़गार सिर्फ़ जो है वो वर्ल्डली डिज़ायर्स के पीछे, सक्सेस के पीछे, इन सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें जो है ना जो बचपन में बंदा करता है वो फिर अडल्टहुड में आके ये चीज़ें जो है ना बीनीथ डिग्निटी लगती हैं कि इंसान को अपनी शान के ख़िलाफ़ लगता है इन चीज़ों को एंजॉय करना भी। तो यहाँ पे एक और एल्यूजन यूज़ हुआ है नार्सिसिस। ये एक मैथोलॉजी, ग्रीक मैथोलॉजी में एक फिगर है हु वाज सेड टू बी फॉलन इन लव विद हिज ओन इमेज इन वाटर। ये मतलब ये जो नार्सिसिस था ये पानी में अपना अक्स देखने के बाद खुद ही की मोहब्बत में मुब्तला हो जाने वाली एक फ़िगर है ग्रीक माइथोलॉजी में। तो यहाँ पे आयरनी भी हम कह सकते हैं कि यूज़ हुई है। अगर कोई पोइट अगर कोई इन वर्सेस को पढ़ेगा तो वो सोच सकता है कि जो शायर है वो ख़ुद को इन वेल्स में, वाटर वेल्स में देखना चाहता है, अपने रिफ्लेक्शन से मोहब्बत में मुब्तला है, लेकिन नार्सिसिस की तरह। लेकिन एक्चुअली तो पोइट अपना रियल सेल्फ देखना चाहता है, क्योंकि बचपन में जो इंसान होता है वो उसका रियल सेल्फ होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे विलियम ब्लेक ने जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस को लिखा हुआ है, तो इनोसेंस स्टेज पे जो बंदा होता है ना वो बिल्कुल उसका रियल सेल्फ होता है। उसके बाद फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो वक़्त और हालात के मुताबिक ख़ुद को चेंज करता जाता है। चेंज करता जाता है, उसको कह सकते हैं कि मतलब यू नो वेरी वेल कैसे-कैसे चेंज होता जाता है इंसान। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। नेक्स्ट पोएम तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।